श्रीलंका के इतिहास में 9 मई की तारीख को किस रंग से लिखा जाएगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस तारीख ने दुनिया के कई देशों को एक वानगी दिखा दी है। किस बात की? अगर मुल्क की कमान किसी अहंकारी शख्स के हाथों में हो, अगर सरकार बुनियादी मुद्दों पर काम करने के बजाय लोगों में फूट डाले, अगर धर्म का मसला बाकी चीज़ों पर हावी हो जाए, अगर सत्ताधारियों का भरोसा कानून के बजाय भीड़ के न्याय पर हो, तो उस मुल्क का हश्र क्या होता है। अगर इसे समझना हो तो आपको श्रीलंका का उदाहरण करीब से देखना चाहिए। श्रीलंका लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बुनियादी चीज़ों की कमी चल रही है। पहले छिटपुट प्रोटेस्ट हुए, मार्च 2022 आते आते स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। मेडिसिन और फूड प्रोडक्ट्स जैसी बुनियादी चीज़ों की कमी होने लगी। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी। इससे असंतोष बढ़ा। फिर अप्रैल में पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन समस्या की जड़ में बैठे 2 लोग कुंडली जमाए रहे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कुर्सी छोड़ने से साफ मना कर दिया। लोग उनके इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं हुए। देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रेसिडेंट ऑफिस, पार्लियामेंट और पीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा लिया। सुबह शाम नारेबाजी होने लगी, बैनर पोस्टर दिखाए जाने लगे। कभी कभार पुलिस के साथ झड़प भी हो जाती। लेकिन 8 मई को सब अचानक से बदल गया। महिंदा अनुराधापुरा में एक बौद्ध मंदिर के दर्शन के लिए गए। वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई। उन्हें चोर कहा गया। महिंदा वहां से किसी तरह बाहर आए, अपने घर लौटे। अगले दिन उनके समर्थकों को जुटाया गया, बसों में भरकर लोग लाए गए। महिंदा ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ यह भी मालूम नहीं चला है, लेकिन बाहर निकलते ही उनके समर्थकों की भीड़ ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। फिर पुलिस आई, किसी तरह झगड़ा रोका गया। तब तक 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। शाम होते होते हिंसा की खबर आग की तरह फैली। इसके बाद आगजनी शुरू हुई। भीड़ के बरक्स दूसरी भीड़ खड़ी हुई। एक भीड़ ने महिंदा के घर में आग लगा दी। महिंदा और उनका परिवार अंदर फंसा था। बाद में सेना ने आकर उन्हें बचाया, लेकिन कुछ लोग उतने खुशकिस्मत नहीं रहे। सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद पर भी हमला हुआ। उन्होंने बंदूक निकाली। पहले भीड़ में शामिल 2 लोगों को मारा। जब बुरी तरह घिर गए तो खुद को गोली मार दी। ये तांडव पूरी रात चला। कई सांसदों के घरों में तोड़फोड़ हुई है। लोग होटलों को लूट रहे हैं। वहां से गैस सिलेंडर की चोरी हो रही है। पुलिस पर पथराव हो रहा है। सेना अपील कर रही है। सिस्टम अस्त व्यस्त है। सरकार का कुछ भी पता नहीं है। ये सारे तथ्य इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि श्रीलंका का तंत्र फेल हो चुका है। श्रीलंका एक फेल्ड स्टेट में तब्दील हो चुका है। ये संकट कितना विकराल होगा, अनुमान से परे है। आज हम समझेंगे श्रीलंका से बाकी दुनिया क्या सीख सकती है, महिंदा राजपक्षे के उत्थान और पतन की पूरी कहानी क्या है, और श्रीलंका का भविष्य क्या हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब आगे चलते हैं। आज हम महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका के संकट पर विस्तार से बात करेंगे। महिंदा राजपक्षे को राजनीति का ककहरा विरासत में मिला था। उनके पिता डॉन एल्विन राजपक्षे एक्सीडेंटली राजनीति में आए थे, फिर यहीं के होकर रह गए। दरअसल डॉन एल्विन के एक भाई थे, उनका नाम डॉन मैथ्यू था। 1945 में उनकी अचानक मौत हो गई। इलाके में उनकी काफ़ी पकड़ थी। लोगों का ध्यान डॉन एल्विन पर गया। उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहुत जोर देने पर वो मान गए। फरवरी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिल गई। डॉन एल्विन अंतिम समय तक राजनीति में एक्टिव रहे, हालांकि बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। 1965 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 2 बरस बाद ही उनकी मौत भी हो गई। डॉन एल्विन राजपक्षे के कुल
9 बच्चे हुए। उनमें से एक गोटबाया सेना में चले गए। नौकरी से रिटायर होने के बाद वो अमेरिका में बस गए। कई बरस बाद उन्हें वापस बुलाया गया। घर वापसी का ये एपिसोड बाद में निर्णायक साबित होने वाला था। डॉन एल्विन के जिस बेटे ने सबसे ज्यादा शोहरत कमाई, उसका जन्म ही राजनीति के लिए था। उसका नाम था महिंदा राजपक्षे। दरअसल डॉन एल्विन की मौत के बाद श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के नेता सिरिमा बंडारनायके ने पार्टी ऑर्गेनाइजर का पद महिंदा के बड़े भाई चमल को ऑफर किया। तब तक चमल की पुलिस में नौकरी लग चुकी थी। उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। चमल ने महिंदा का नाम सुझाया। महिंदा उस समय लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने ऑफर पर तुरंत हामी भर दी। इस तरह से महिंदा की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। 1970 में उन्होंने SLFB के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़ा। वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। हालांकि इस कार्यकाल में उनकी भूमिका कठपुतली सांसद तक ही रही। वो बस अपनी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते रह गए। इसी दौरान उनकी दोस्ती सिरिमा के बेटे अनुराग से हो गई। इस रिश्ते की चर्चा राजनीति के गलियारे में जोर शोर से होती थी। कहा जाता है कि महिंदा ने जितना उस दोस्ती से सीखा, उसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे किसी लोकतांत्रिक सरकार पर कब्जा किया जा सकता है, कैसे परिवार के लोगों को सत्ता में फिट किया जा सकता है। महिंदा ने आगे चलकर इस सीख का बखूबी इस्तेमाल किया और श्रीलंका की सत्ता के केंद्र में बंडारनायके परिवार की जगह राजपक्षे परिवार आ गया। ये कैसे हुआ? महिंदा का पहला राजनीतिक कार्यकाल काफी छोटा रहा। 1977 में वो चुनाव हार गए, फिर वकालत करने चले गए। 1989 में महिंदा दूसरी बार सांसद बने। 1994 के साल में सिरिमा की बेटी चंद्रिका बंडारनायके श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी। चंद्रिका को सत्ता चलाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इस दौरान महिंदा ने अपने परिवार के लोगों को जमा करना शुरू किया। वो अपने वफादारों को सरकार में सेट करने में लगे हुए थे। अप्रैल 2004 के चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिला। महिंदा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। एक साल बाद ही राष्ट्रपति चुनाव की तारीख आ गई। उनकी पार्टी ने महिंदा को कैंडिडेट बनाया। महिंदा ने जबरदस्त कैंपेनिंग की। उन्होंने अपने छोटे भाई गोटबाया को अमेरिका से बुलाया। कहा कि यहां रहकर मेरी मदद करो। गोटबाया आए, भाई की मदद की। महिंदा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। गोटबाया वापस जाने को हुए तो महिंदा ने रोक लिया। कहा, वहां जाकर क्या करोगे? लिट्टे की चुनौती बढ़ गई है। तुम सेना में रह चुके हो, तुम्हारा अनुभव काम आएगा। गोटबाया ने भाई की बात मान ली, रुक भी गए। महिंदा ने उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। उसी दौरान श्रीलंका में सिविल वॉर चरम पर था। लिट्टे के हमले बढ़ रहे थे। श्रीलंका सरकार फुल एंड फाइनल के मूड में आ चुकी थी। लिट्टे के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया गया। 2009 में सरकार ने सिविल वॉर के अंत का ऐलान कर दिया। इस सफलता के पीछे कई अंधेरी कहानियां दर्ज थीं। मसलन राजपक्षे सरकार पर तमिलों के खिलाफ अत्याचार के आरोप थे। उस दौर में व्हाइट वैन की भी खूब चर्चा थी। ये वैन आती और सरकार के विरोधी अचानक गायब हो जाते, फिर उनका कुछ नहीं पता चलता था। तथ्य की बात करने वाले पत्रकारों पर हमले हो रहे थे। एक बार सरकार ने लिट्टे के अंत का ऐलान किया। सभी आरोपों को भुला दिया गया। बहुसंख्यक आबादी के लिए महिंदा और गोटबाया नायक हो चुके थे, एक तरह से अजय भी। इसी का फायदा उठाकर महिंदा ने सरकार में अपने परिवार के लोगों को भरना शुरू कर दिया। एक समय श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 40 लोग अहम पदों पर बैठे थे। परिवारवाद के अलावा राजपक्षे परिवार भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खूब सारा कर्ज लिया। कर्जे पर भारी ब्याज देना था, लेकिन जिस नीयत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उससे इनकम नहीं हो रही थी। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि राजपक्षे परिवार ने कर्जे में मिले पैसे का इस्तेमाल अपने निजी काम में किया। राजपक्षे परिवार की जेब मोटी होती रही और इस क्रम में देश का दिवाला निकलता रहा। फिर आया 2015 का साल। महिंदा तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। श्रीलंका का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता था, लेकिन उन्होंने संविधान में बदलाव करके अपने लिए तीसरे टर्म का रास्ता तैयार कर लिया था। उनकी ये चाल कामयाब नहीं रही। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, फर्जी राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दों ने एक साथ चोट की। इस चुनाव में महिंदा की पार्टी हार गई। मैत्रीपाल सिरिसेना देश के नए राष्ट्रपति बन गए। सिरिसेना एक समय महिंदा की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। बाद में उन्होंने अलग होने का फैसला किया था। नतीजों के बाद महिंदा ने हार का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। बोले, रॉ ने चुनाव में हेर फेर किया है। इस हार के बावजूद महिंदा का सत्ता का लालच खत्म
नहीं हो रहा था। 2018 में उन्होंने मैत्रीपाल सिरिसेना के साथ हाथ मिला लिया। सिरिसेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को पद से हटा दिया। उनकी जगह पर महिंदा को पीएम बना दिया गया, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। 8 हफ्ते के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब 2019 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें महिंदा ने गोटबाया को खड़ा किया। गोटबाया जीतकर राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने संसद भंग कर दी, नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया। अगस्त 2020 में संसदीय चुनाव हुए भी। महिंदा की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया और 9 अगस्त को उन्होंने पीएम पद की शपथ फिर से ले ली। महिंदा ने प्रधानमंत्री बनते ही औचक फैसले लेने शुरू किए। टैक्स में कटौती कर दी गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया गया। कोविड-19 के चलते टूरिज्म ठप पड़ गया। इन वजहों से श्रीलंका की आय घट गई। विदेशी मुद्रा भंडार कम पड़ने लगा। आयात पर रोक लगानी पड़ी। उस समय श्रीलंका पर चढ़ा कर्ज बढ़ने लगा था। आर्थिक संकट लगातार विकराल होता गया, लेकिन राजपक्षे बंधु अपनी कुर्सी की सलामती की फिक्र में जुटे रहे। उन्होंने जनता की चिंताओं पर से ध्यान हटा लिया था। इसकी बजाय वे बौद्ध बनाम मुस्लिम की लड़ाई कराने में व्यस्त रहे। जब अच्छे दिन का गुब्बारा फूटा, तब तक स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। फिर वही हुआ जिसकी चर्चा हमने एपिसोड की शुरुआत में की थी। 9 मई को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ कैबिनेट भी भंग हो गई है। 1 महीने में तीसरी बार बिल्कुल नई कैबिनेट शपथ लेगी। जहां तक महिंदा की बात है, उन्हें अव्वल दर्जे का आत्ममुग्ध माना जाता है। एक दफा किसी एक्टर ने उनकी तुलना बुद्ध से कर दी थी, तब वो शर्माने के बजाय गदगद हो गए थे। एक बार किसी सिंगर ने उनके लिए एक गाना बनाया। महिंदा ने एक सड़क को उसके नाम पर करवा दिया था। पैसे दिए सो अलग। महिंदा हमेशा अपने भक्तों को पसंद करते रहे, चाहे प्रेस हो या उनके आसपास मौजूद लोग। महिंदा ने आलोचकों को हमेशा दूर रखा। वो कुएं के मेढक की तरह बर्ताव करते रहे। उन्होंने जय जयकार के शोर में असली विषय को दरकिनार कर दिया था। इसका एक नज़ारा 9 मई को तब दिखा जब उनके समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किए। कहा जा रहा है कि पूरा हमला महिंदा के इशारे पर हुआ। इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए। अब सवाल है कि श्रीलंका में आगे क्या होगा। जनता पीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रही है। सरकार ने नया पीएम चुनने की बात कही है, लेकिन जनता इसके लिए राजी नहीं है। जानकारों की माने तो सरकार बदलने से भी बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। राष्ट्रपति गोटबाया ने सेना और पुलिस को आपातकालीन शक्तियां दे दी हैं। अब सेना या पुलिस किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा बिना सर्च वारंट के किसी भी जगह की तलाशी भी ले सकती है। इससे आपातकालीन शक्तियों के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। वैसे भी श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का लंबा इतिहास रहा है। आने वाले दिनों में हिंसा और बढ़ सकती है। सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने के बजाय बल प्रयोग में जुटी है। ये बैकफायर कर सकता है। श्रीलंका फेल्ड स्टेट की राह पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वैसे तो फेल्ड स्टेट की कोई परिभाषा तय नहीं है, लेकिन कुछ मानक हैं। मसलन जब सरकार बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम हो जाए, जब कानून का शासन खत्म हो जाए, जब लोगों का भरोसा खत्म हो जाए, जनता आपस में लड़ रही हो। ये सारे संकेत श्रीलंका में दिख रहे हैं। दुनिया के कई और देश भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या वे श्रीलंका से सबक ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार ने पंजाब प्रांत के गवर्नर उमर सरफराज चीमा को पद से हटा दिया है। इससे पहले पीएम ने गवर्नर को बर्खास्त करने की सिफारिश भेजी थी। राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को नकार दिया था। पीएम ने पहली बार 17 अप्रैल को सिफारिश भेजी थी। उन्होंने चीमा की जगह मखदूम अहमद महमूद का नाम सुझाया था। राष्ट्रपति ने 15 दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया। 15 दिन बीतने के बाद पीएम ने दोबारा सिफारिश की। इस बार उन्होंने वलीगुर रहमान का नाम सुझाया। अब की बार राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि गवर्नर चीमा को नहीं हटाया जाएगा। कहा गया कि चीमा ने ना तो संविधान का उल्लंघन किया है, ना ही किसी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है और ना ही उनके खिलाफ कोई आरोप है। इसलिए चीमा अपने पद पर काम करते रहेंगे। इससे पहले चीमा ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री हमजा शहबाज को शपथ दिलाने से मना कर दिया था। फिर लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर नेशनल असेंबली के स्पीकर ने हमजा को शपथ दिलाई। चीमा इससे भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस
जवाद हसन के खिलाफ शिकायत की। इसके अलावा उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को चिट्ठी भी लिखी इस दरख्वास्त के साथ कि सेना भेजकर पंजाब का राजनीतिक संकट सुलझाइए, जबकि सेना राजनीति में दखल देने से बचने की कोशिश कर रही है। दूसरी सुर्खी फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। यहां 9 मई को वोट डाले गए थे, अब नतीजे आए हैं। फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने चुनाव जीत लिया है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह रहे फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे हैं। मार्कोस सीनियर के शासन को फिलीपींस में अंधकार युग की तरह याद किया जाता है। उनके समय में प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी, विरोध को हिंसा से कुचला जाता था, भ्रष्टाचार चरम पर था। फरवरी 1986 में मार्कोस सीनियर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। आखिरकार उसे परिवार सहित देश छोड़कर भागना पड़ा। जाते जाते मार्कोस सीनियर अपने साथ लगभग 70,000 करोड़ रुपए की रकम लूट कर ले गया। उस पैसे की आज तक रिकवरी नहीं हो सकी है। मार्कोस जूनियर की जीत से कई आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। मसलन फिलीपींस में आबादी का एक बड़ा हिस्सा 1986 के बाद पैदा हुआ है। उन्होंने मार्कोस सीनियर की तानाशाही नहीं देखी है, इसलिए उन्हें उस दौर का अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, मार्कोस जूनियर ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान अपने पिता के गुनाहों को बखूबी छिपा लिया। वे सफल भी रहे। मार्कोस जूनियर की सफलता में ऑनलाइन हेट कैंपेन और फेक न्यूज़ का भी बड़ा योगदान रहा। इस जीत से इसमें बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने भी मार्कोस जूनियर को सपोर्ट किया था। दुतर्ते पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप हैं। मार्कोस जूनियर के आने से उनका दामन फिलहाल के लिए बचा रहेगा। हम दुनियादारी में फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव और मार्कोस सीनियर के तानाशाही शासन के बारे में बता चुके हैं। आपको एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी साउथ कोरिया से है। योन सोक योल ने नए राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर योन पिछले साल ही राजनीति में आए हैं। उससे पहले वो प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने मून जे-इन की जगह ली है। संविधान के मुताबिक साउथ कोरिया में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। मून जे-इन का कार्यकाल कई मायनों में खास माना जाता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। मून ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन से मीटिंग भी की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। नए राष्ट्रपति को नॉर्थ कोरिया की चुनौती विरासत में मिलेगी। कोरिया वॉर का औपचारिक अंत अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया इस साल 15 मिसाइलों की टेस्टिंग कर चुका है। योन का दावा है कि वो इससे सख्ती से निपटेंगे। योन के सामने बढ़ती असमानता और महंगाई की समस्या भी खड़ी रहने वाली है। हमने दुनियादारी में साउथ कोरिया के इलेक्शन के बारे में विस्तार से बताया है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया भर की हलचल पर हमारी नजर ऐसे ही बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेता हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।